हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिसको दिया था 1828 में जॉर्ज सीमन ओम्स ने। इसीलिए हम इसको ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ में बताया क्या गया है उसका आप लोग फिजिकल एक्सपेरिमेंट जानते हो और डेली यूज भी आप करते हो। जैसे अगर आपके पास कोई सेल रहे तो उस सेल पे वोल्टेज लिखा रहता है और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर किसी सर्किट में आप इस सेल को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे करंट पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1.5 वोल्ट का कोई सेल कनेक्ट किया तो वहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू आएगी, और अगर आपने इसी में जो सेल हैं उसको डबल कर दिया, मीन्स 2 सेल को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अगर आपने 3 सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज 4.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट कुछ और आ जाएगा। तो जब इन करंट को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट करंट है उससे ज़्यादा करंट सेकंड वाला होगा और सेकंड वाले से ज़्यादा करंट थर्ड वाला होगा। मीन्स I ट्रिपल डैश इज़ ग्रेटर देन I डबल डैश एंड इट इज़ ग्रेटर देन I डैश। तो यहाँ से सीधा रिलेशन आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। तो जो ओम्स लॉ है वो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है। तो चलिए हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। मीन्स अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर होगा तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप सेट करोगे उस पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन होगा इसके अंदर फ्लो करने वाले करंट के साथ। तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और ये V प्रोपोर्शनल टू I कब होगा? अंडर द कांस्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि हमको पता है कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो ये रिलेशन है वो फॉलो नहीं होता है। इसलिए जब भी हम इस ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको कांस्टेंट रखना है। अब आपको पता है कि जब हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हमको एक कांस्टेंट यूज करना होता है। तो यहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो V इक्वल टू हम लिख देंगे एक कांस्टेंट इंटू I, और इसी कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो आप लिखोगे वेयर R इज़ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस इस कंडक्टिंग वायर के मटेरियल का होता है। और रेजिस्टेंस है क्या? जो कंडक्टिंग वायर होगा ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जब करंट इसके अंदर से पास करेगा, तो उसी ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। मीन्स रेजिस्टेंस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टिंग वायर। तो इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं ओम, जिसका इस तरीके से सिंबल होता है। और इसकी एक यूनिट और भी होगी जो इस रिलेशन से निकलेगा, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो V इक्वल टू आई आर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। और अगर यहाँ से हम R इक्वल टू लिखना चाहें तो लिखेंगे V बाई आई, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, और I इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। इसलिए यहाँ से आप R की एक दूसरी यूनिट लिख सकते हो और वो यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर। अगर किसी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये समझ में नहीं आता है तो इसको आप समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बस एक प्रेशर पंप है और इसके साथ जो एक आपने पाइप कनेक्ट कर दिया वो हमारा वायर है, और इसके अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है वो करंट है। तो जैसे जैसे इस पंप के प्रेशर को आप बढ़ाओगे, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो सेम ऐसे ही प्रेशर इज कंसीडर एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेज इनसाइड द कंडक्टिंग वायर। यही ओम्स लॉ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस रिलेशन से आपसे 1 ओम की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो चलो 1 ओम को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर इस फार्मूले में आपको R इक्वल टू 1 लाना होगा तो उसके लिए V को आपको 1 वोल्ट यूज करना होगा और A को भी आपको 1 एम्पियर यूज करना होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 ओम। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इन एनी कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स दिस वन, across the end of the conducting wire is 1 volt and 1 ampere of current flowing through it, then the resistance of the conducting wire is 1 ohm। ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। क्या, एक बार फिर से देख लो। इन एनी कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस across its terminal is 1 volt and 1 ampere of current flowing through it, then the resistance of the wire is 1 ohm। इसका मतलब अगर आप कहीं पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो कंडक्टिंग वायर के ऊपर और उस कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा तो उस कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कहेंगे। यही 1 ओम की डेफिनेशन है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है, और ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा जिसमें यहाँ पे बैटरी बनाया गया है, दिस वन इज़ की। यहाँ पे ये ए मीटर है और ए मीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं, याद रखना। It is always connected in series through the electric circuit। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाएगा, यानी इसको आप कभी भी सीरीज़ में और इसको पैरेलल नहीं लगा सकते। ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, इसलिए करंट की डायरेक्शन आपको सेम ऐसी ही बनानी होगी। और जो वोल्ट मीटर और ए मीटर लगाया जाता है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, इसलिए इस वोल्ट मीटर का ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा और मीटर का भी ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अलग अलग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर कितना करंट पास हो रहा है इसको ऑब्जर्व किया गया है। क्योंकि कंडक्टिंग वायर जब हम सेम रखते हैं
तो वहाँ पे हमारा आर की वैल्यू सेम रहता है। तो उस कंडीशन में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने से हमारा करंट का फ्लो चेंज हो जाता है, उसी को वेरीफाई किया गया है इस टॉपिक में। अब यहाँ पे आर को हमने मान लो फिक्स कर दिया, क्योंकि कंडक्टिंग वायर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे आर चेंज होने वाला नहीं है। मान लो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पे 10 ओम ले लिया। अब यहाँ पे वोल्टेज को हम चेंज करेंगे और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम करंट को यहाँ पे मेजर करेंगे। तो वोल्ट जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया 10 वोल्ट, तो उस कंडीशन में ये आई क्या होगा। अब यहाँ पे आई इक्वल टू अगर लिखो ओम्स लॉ से तो आप लिखोगे V बाई आर। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे 10/10 तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 एम्पियर, यानी उस कंडीशन में यहाँ पे करंट का फ्लो 1 एम्पियर रहेगा। अब हम वोल्टेज को बढ़ा के 20 कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आई हमारा हो जाएगा 20/10 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको 2 एम्पियर लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमने 30 वोल्ट लगा दिया तो उस कंडीशन में ये 30/10 मीन्स 3 एम्पियर आएगा, तो हम यहाँ पे 3 एम्पियर लिख देते हैं। ऐसे हमने 40 वोल्ट लगा दिया तो 40/10 करेंगे तो ये 4 एम्पियर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 एम्पियर लिख दिया। यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि हर कंडीशन में वोल्टेज और आई का जो रेशियो है वो रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वही फिक्स्ड वैल्यू क्या है आर, जो कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए कांस्टेंट रहता है, मींस चेंज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कोई ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और किसी भी वी आई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मिलना ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को ही प्रूफ करता है। द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज V इक्वल टू आई आर, एंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन द इक्वेशन यूज्ड फॉर ड्राइंग द प्लॉट इज y इक्वल टू mx. We draw the graph y versus x means V versus I, in which we use V at y-axis and current at x-axis. So we find that what? This one is x-axis where I put current I, and this one is y-axis where we put voltage. The value of voltage is 10, 20, 30 and 40 volt, and this one is current where the result is 1, 2, 3 and 4 ampere. Then when the current is 1 ampere and voltage is 10, so the point belongs to this, and for 2 the point is this, for 3 point is this, and for 4 point is this. If you join all the points then you get a straight line, and this straight line indicate the verification of the Ohm's law. And in all the condition the ratio of V and I is always constant and its value is equal to 10 ohm. So by using this graph you can easily calculate the resistance of the conducting wire by calculating the slope of the graph. This one is the slope. तो आपसे पूछा जाता है कि आप ओम्स लॉ में जब वी आई ग्राफ खींचते हो तो वहाँ से आपको स्लोप क्या बताता है, मीन्स स्लोप से आप क्या डिटरमाइन करते हो। तो आपको सीधे आंसर लिखना है कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा उससे आपको मिलता है रेजिस्टेंस। ये पूरा आपका हो गया वी आई ग्राफ। अगर वी आई ग्राफ आप ड्रा करते हो और आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता
तो आप समझ लेना कि वो ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, चलिए अब हमको रियोस्टेट को डिस्कस करना है। तो रियोस्टेट का ये सामने आपके सिंबल बना हुआ है, और किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर आपको करंट का फ्लो कांस्टेंट रखना है, मीन्स आप नहीं चाहते कि वोल्टेज के चेंज होने के बाद भी करंट का फ्लो चेंज हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहेगी, मीन्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो जो चेंज होने वाला रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर, उसी को हम रियोस्टेट कह देते हैं। तो रियोस्टेट इज़ व्हाट? इट इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड it allow the changing of the resistance inside the circuit by keeping the voltage same, means it regulate the amount of electric current inside the circuit। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज़ 20 ओम, मीन्स R इक्वल टू 20 ओम पता है। If potential difference across the end is 10 volt, V आपको पता है 10 volt, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ करंट, आपको I फाइंड करना है। सीधे आप ओम्स लॉ यूज करोगे, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा V बाई आर, 10/20 सॉल्व कर दोगे तो 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम है कि किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है, मीन्स I इक्वल टू 2 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, मीन्स जब वोल्टेज को आपने अप्लाई किया है 220 वोल्ट। फिर कह रहा है कि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं 110 वोल्ट सप्लाई के साथ, मीन्स यहाँ पे दो अलग अलग वोल्टेज पे करंट पूछा गया है, इसलिए आपको इसको I1 V1 लिख लेना है, आपको I2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और V2 यहाँ पे दे दिया है 110 वोल्ट। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है क्या, V और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी V बाई I हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू होती है R के बराबर। तो यहाँ पे जब कंडक्टिंग वायर हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर हमारा सेम होगा, तो उसके लिए R की वैल्यू फिक्स रहेगी, इसलिए पहली कंडीशन में जो V और I का रेशियो होगा वही रेशियो दूसरी कंडीशन में भी होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2। तो इस रिलेशन में अगर हम अपने वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको देख लो, V हमारा है 220 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, दूसरा वोल्टेज है 110, ये I आपको बताना है, तो इस I को आप कैलकुलेट कर दो, 2/2 करेंगे तो I2 इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। और यहाँ पे आप इसको ओम्स लॉ से भी समझ सकते हो कि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जब वोल्टेज को आप हाफ करोगे तो करंट भी हाफ हो जाना चाहिए, इसलिए करंट यहाँ पे 1 एम्पियर आ गया है। तो ये था सेकेंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में वोल्ट मीटर की रीडिंग दिया हुआ है 2 वोल्ट, मीन्स V इक्वल टू 2 वोल्ट, और अमीटर की रीडिंग मीन्स करंट की रीडिंग दिया हुआ है 0.1 एम्पियर, A इक्वल टू 0.1 एम्पियर। आपको रेजिस्टेंस बताना है, तो R इक्वल टू हम लिखेंगे V बाई I 2.0.1, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको VI ग्राफ खींचना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो VI ग्राफ तो आप आसानी से ड्रा कर सकते हो, वोल्टेज को आप Y एक्सिस पे ले लोगे, करंट को X एक्सिस पे, और आप ग्राफ ड्रा कर दोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस
हर कंडीशन में कैलकुलेट करना होगा R इक्वल टू V/I से, और उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस आ जाएंगे उन सब का जब आप एवरेज निकाल दोगे, मतलब मीन, तो उससे आपको मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, V/I करेंगे तो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 3.2। सेम ऐसे दूसरे वाले में मिल जाएगा 3.4, थर्ड वाले में 3.35, फोर्थ वाले में 3.4 एंड फिफ्थ आंसर होगा 3.3। तो इनका जब हम एवरेज निकाल देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू लिखेंगे 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस 3.4 प्लस 3.3 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारा यहाँ पे 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 3.33 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको डेटा देके अगर रेजिस्टेंस पूछता है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओम्स लॉ के कुछ एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एडवांटेज क्या है, किसी भी कंडक्टिंग वायर का आपको रेजिस्टेंस पहले से पता रहता है, तो जब रेजिस्टेंस पता रहेगा तो करंट को यूज करके आप वोल्टेज बता सकते हो, और अगर वोल्टेज पता रहेगा तो आप वहाँ पे करंट बता सकते हो, और अगर करंट और वोल्टेज दोनों पता है तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी दो पता रहेगा तो तीसरा आप आसानी से बता सकते हो। तो ओम्स लॉ को यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को डिटरमाइन करने के लिए। चलो लिमिटेशंस में हम देख लेते हैं। इसके दो बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट वन क्या है कि अगर कहीं पे जो फ्लो ऑफ द करंट है वो यूनिलैटरल है, मीन्स यूनी डायरेक्शनल अगर फ्लो ऑफ करंट है तो वहाँ पे आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, और यूनिलैटरल जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो आपको मिलेगा डायोड एंड ट्रायोड के अंदर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर या ट्रायोड के अंदर आप कभी भी ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ये पहली लिमिटेशंस है। सेकंड क्या है कि जो ओम्स लॉ है वो नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं मीन्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें जो करंट का फ्लो है वो डायरेक्ट वोल्टेज के प्रोपोर्शन में नहीं होता। वहाँ पे करंट को चेंज करने से वोल्टेज में प्रॉपर चेंज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, और वोल्टेज को चेंज करने से करंट का चेंज प्रॉपर नहीं होता, इसलिए हम उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पूरा ओम्स लॉ है। इसमें ओम्स लॉ के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और रेजिस्टिविटी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।